हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल मीर एकेडमिया एंड दिस इज़ हमजा मीर। मेरी जो आज की वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड विद हिस्ट्री क्वेश्चन फॉर्मेट। जो आपके ओ लेवल्स के अंदर जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर सोर्स ए बी के क्वेश्चंस, उसके अलावा 7, 10, 14, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी जो फॉर्मेटिंग है, उनको अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है एज़ पर कैम्ब्रिज, वो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है वन बाय वन। तो तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरीके से उनकी अटेम्पटेशन जो है वो करनी है आपने। फॉर्मेटिंग के लिए क्या आपको रिक्वायर्ड है, आप मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस के अंदर, जो कि कंपलसरी भी है, और सिमिलरली जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, 4, 7 और 14 के। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सो ये स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के कंपलसरी क्वेश्चन के पार्ट 1 से, दैट इज़ ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो है वो एक टेक्स्ट कोट किया है पास पेपर्स में से ही, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। यूजली स्टूडेंट्स दे नो दैट वेरी वेल कि इंसर्ट दिया जाता है आपको, उसके अंदर आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है जिसमें से आपने अपने क्वेश्चन का जो है आंसर वो डेवलप करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि अकॉर्डिंग टू सोर्स व्हाट एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मस प्रोग्रेस हैड द मुस्लिम लीग मेड। अब इसका आंसर आपने इसी टेक्स्ट के अंदर से जो है वो निकालना है। पहले देख लेते हैं कि कैम्ब्रिज आपको क्या कहता है, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इसका एक्चुअल तरीका है अटेम्प्ट करने का। कैम्ब्रिज की जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि द मार्कर इज़ लुकिंग फॉर फ्रेजेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। इफ़ द कैंडिडेट यूजेज देयर ओन वर्ड्स द मीनिंग मस्ट बी द सेम एज इन द टेक्स्ट। अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो क्वेश्चन आप जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो आंसर आपने गिवन, आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट गिवन है, जो आंसर आपने लिखना है, कोशिश करें कि जो फ्रेजेस हैं वो उस टेक्स्ट में से ही आप निकालें और उसको मेंशन करें। अगर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो दे ट्राई एंड राइट इन देयर ओन एक्सप्रेशन। अब सबका एक्सप्रेशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन वीक हो जाता है, मीनिंग थोड़ा डेविएट हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। एंड वी नो दैट कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पेपर के अंदर। तो कोशिश ये करें कि जो फ्रेजेस आपको टेक्स्ट के अंदर गिवन है उन्हीं फ्रेजेस को पिक करें, और कोई से 3 फ्रेजेस एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप उसको कोट कर दें। जैसे यहाँ पे मैंने आंसर जो है वो मेंशन किया हुआ है, ये कुछ बुलेट्स पे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने इन्हीं ये जो टेक्स्ट है मेरे पास उसी में से मैंने फ्रेजेस निकाले हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो फ्रेजेस आपको गिवन है वही आप पिक करें और उनको एज इट इज़ 3 स्टेटमेंट को कोट करें, ताकि आपको आपके 3 मार्क्स पूरे मिल सकें। स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट विच इज़ सोर्स बी, और उसके लिए भी वी नो दैट कि हमारे पास जो है वो एक सोर्स पिक्चर सोर्स गिवन होता है। वो यूजली या तो कार्टूनिस्ट होता है या फिर एक कैमरा पिक्चर होती है जिसमें से आपने जो है वो सरफेस फीचर फिगर आउट करने होते हैं। अब यहाँ पे मैं कैम्ब्रिज का पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, फिर हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एज एन एग्जांपल। यहाँ पे वो कहते हैं जी कि अ कैंडिडेट हु ओनली प्रेजेंट सरफेस फीचर कैन ओनली बी अवॉर्डेड 1 मार्क। अब आपको अगर गाइड किया गया है तो उसमें बताया गया होगा कि यू हैव टू स्टार्ट विद आई कैन सी एंड इन्फर। अब वो सरफेस फीचर आप अगर सिर्फ फिगर आउट करते हैं, इफ़ यू कुड ओनली सी दैट व्हाट इट इज़ बीन देयर इन द पिक्चर, तो आपको सिर्फ जो है वो 1 मार्क से अवॉर्ड किया जाएगा। अ कैंडिडेट हु ओनली प्रेजेंट 1 वैलिड अनसपोर्टेड इन्फेरेंस कैन ओनली बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। अगर आप जो है वो एक 1 वैलिड इन्फेरेंस देते हैं बट अनसपोर्टेड है तो यू विल गेट 2 मार्क्स। अ कैंडिडेट हु ओनली प्रेजेंट 2 वैलिड अनसपोर्टेड इन्फेरेंस कैन ओनली बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स। अगर आप 2 जो हैं वो वैलिड इन्फेरेंसेस देते हैं लेकिन वो अनसपोर्टेड हैं तो आपको 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो है वो अनसपोर्टेड का मतलब है कि आपने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन आगे से नहीं किया, आपने सिर्फ ये मेंशन किया है कि व्हाट एग्जैक्टली यू कुड सी एंड उसको इन्फर आप सही तरीके से अगर नहीं कर रहे, प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ आप फिगर आउट कर रहे हैं, तो यू विल हार्डली गेट 3 मार्क्स अगर आप कोई से 2 वैलिड जो हैं वो इन्फेरेंस दे रहे हैं बट वो अनसपोर्टेड है।
अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट पे दे से दैट अ कैंडिडेट हु सपोर्ट्स अ वैलिड इन्फेरेंस विद अ सरफेस फीचर मस्ट बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स। कि अगर कोई कैंडिडेट एक वैलिड इन्फेरेंस देता है और सरफेस फीचर भी एक्सप्लेन करता है, मतलब आप उसको ये मेंशन कर रहे हैं कि क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू एग्जैक्टली इन्फर, उसको डिटेल के साथ आप डेवलप भी करते हैं, तो यू विल बी अवॉर्डेड विद 4 मार्क्स। Similarly, a candidate who supports 2 valid inferences each with a surface feature must be awarded with 5 marks. I know ये थोड़ा सा complicated है, but let me make it very easier कि आपने जो है ना वो टारगेट करनी होती हैं चीज़ें which is already been given in the picture. आपने एक तो लिखना होता है कि what you could see, what you see and what you infer. आप देख क्या रहे हो और उसमें से फिर जो चीज़ आप देख रहे हो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, या फिर उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है पिक्चर के अंदर। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन देखे बगैर तो आपको समझ नहीं आएगा, सो दैट इज़ वाई मैंने आगे क्वेश्चन भी जो है वो एडअप किया है ताकि मैं क्वेश्चन के थ्रू फिर आपको समझा सकूँ। ये सिर्फ इस वजह से था कि कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं कम से कम आपको बता दूँ ताकि उसके मुताबिक फिर हम चलें। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिएगा एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट अ फेमाइन इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कंट्रोल। बहुत से स्टूडेंट ने शायद ये पिक्चर ऑलरेडी अटैम्प्ट की हो, और ऑब्वियसली ये कोई रियल कैमरा पिक्चर नहीं है, ये एक कार्टूनिस्ट पिक्चर ही है, एक पेंटिंग है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट हु इज़ टेकिंग सम फूड, और वो फूड एक पर्सन जो है वो फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है जो कि लुक लाइक एन इंडियन बट नॉट इन द सच काइंड ऑफ क्लोज जिस तरह के बाकी जो पुअर पीपल हु आर सिटिंग एट द बैक उनकी ड्रेसिंग है उस तरह से नहीं है। दिस पर्सन सीम्स टू बी अ ब्रिटिश। तो हमें पता है कि ये कुछ सरफेस फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप खाली सिर्फ इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स आपको पूरी तरह से नहीं मिलेंगे जब तक आप उसको एलैबोरेट नहीं करते। तो उसकी मार्किंग स्कीम भी देखते हैं। अभी देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 2 अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी लेवल 2 तो अचीव नहीं करना चाहेगा, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली यूर राइटिंग। अनसपोर्टेड वैलिड इन्फेरेंस क्या होती है। अब यहाँ पे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है पीपल लुक्ड मिजरेबल एंड वेरी वीक, दैट इज़ a valid inference but unsupported. It appears a calm, organized operation. The famine is causing great suffering, misery, ill health. अब ज़री बात है ये unsupported इस वजह से है कि अगर आप ये लिख देते हैं कि famine is causing great suffering, misery, तो वो कैसे प्रूव होता है, how it turned out to be a misery, ill health, कैसे ये आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली वो बताएंगे आपके जिस तरह से लोग आपको नज़र आ रहे हैं। बट इसका फिर भी डिटेल हम आंसर आगे कम्प्लीटली देख लेते हैं नेक्स्ट लेवल तक के लिए भी, जो हमारा लेवल 3 है जिसमें आप 4 से 5 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डिटेल के साथ उन्होंने गिवन है कि फूड वॉज बीन गिवन टू अ मैन हु लुक्स वेरी वीक सजेस्टिंग, नाउ दिस वर्ड सजेस्टिंग मीन्स दैट नाउ यू आर डेवलपिंग इट, दैट द फेमाइन हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज उसकी जो हेल्थ देख के आपको आइडिया हो रहा है कि ये हेल्थ ऑब्वियसली कुछ चंद दिनों की तो नहीं है, ये तो बड़ा प्रोलॉन्ग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन लोगों की हुई है। तो इट मीन्स दैट के फेमाइन हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दिस इज़ योर सपोर्टेड स्टेटमेंट। तो आपने उसको फिर डेवलप किया अच्छे तरीके से। अगर आप ये कंप्लीट एक सपोर्टेड स्टेटमेंट देते हैं तो आपको 4 मार्क्स दे देगा। अगर आप जो है वो सेकंड सपोर्टेड स्टेटमेंट देते हैं तो इवेंचुअली आप लेवल 3 के 5 मार्क्स को अचीव कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक और चीज़ बताता हूँ, देयर इज़ वन मोर वर्ड दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो आप या तो 2 सपोर्टेड स्टेटमेंट जो है डिटेल के साथ मेंशन कर सकते हैं, मतलब व्हाट यू सी एंड इन्फर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेवल 3 आप अचीव करते हैं। या अगर आप कोई एक जो है वो वैलिड इन्फेरेंस देते हैं डिटेल के साथ तो आप उसके साथ एक कॉन्सिक्वेंस मेंशन कर सकते हैं कि इवेंचुअली क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। जैसे इस फेमाइन का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ था सब कॉन्टिनेंट के अंदर ड्यूरिंग ब्रिटिश कंट्रोल, कि इवेंचुअली फिर आगे जाके इसके क्या इफेक्ट्स आए थे। तो अगर आप वो चीज़ लिख देंगे या फिर आप 2 इन्फेरेंस सपोर्टेड बाय डिटेल मेंशन कर देंगे, इवन देन यू विल अचीव लेवल 3 5 मार्क्स। सो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारे सेक्शन बी का क्वेश्चन है। वी नो दैट कि उसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए 4 मार्क्स, पार्ट बी 7 और फिर 14 मार्क्स। अभी इस स्लाइड के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4 मार्क क्वेश्चन। वी नो दैट कि हमें 4 मार्क के लिए जो है वो 4 स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं।
अब ये हमारा कैम्ब्रिज जो है वो मैं कहता है जी कि द मार्कर इज़ लुकिंग फॉर 4 फैक्ट्स अबाउट द बैटल, जैसा कि क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एट द बैटल ऑफ बालाकोट, ये मैंने पास पेपर क्वेश्चन लिया है 4 मार्क्स का, एंड अवॉर्डिंग 1 मार्क फॉर ईच, द मार्क स्कीम इंडिकेट सम एक्सेप्टेबल फैक्ट्स। अब आपने जो है ऑब्वियसली इसके अंदर 4 फैक्ट्स जो है वो डिफ़ाइन करने होते हैं 4 मार्क्स लेने के लिए। ऑब्वियसली क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो चीज़ें वेरी करेंगी। अब यहाँ पे क्योंकि बैटल ऑफ बालाकोट का पूछा गया है तो उसका जो मार्किंग स्कीम का क्वेश्चन है वो भी मार्किंग स्कीम में किस तरह से गिवन है वो भी मैं दिखा देता हूँ, और इसका सैम्पल आंसर जो कैम्ब्रिज ने चेक किया हुआ है जिसमें कैम्ब्रिज ने 4 आउट ऑफ 4 दी है वो भी मैं आपसे दिखा के डिस्कस करता हूँ। बट इसमें जो टिप्स हमें दी जाती हैं वो मैं पहले डिस्कस आपसे कर लूँ कि हमें उन्होंने कहा है जी कि आप इनको अगर टारगेट कर लें, नंबर 1 व्हाट, नंबर 2 व्हाई, नंबर 3 व्हेन, नंबर 4 वेयर, नंबर 5 who, and the last one would be how. It means that would be 5 W's and 1 H. Okay, what exactly happened, why it happened, when it happened, where it happened, who did that and how it happened. तो अगर आप इन जो है 5 W's और 1 H को फॉलो अप करते हैं तो आपके लिए ज़रा क्वेश्चन को फिगर आउट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हमें कैम्ब्रिज की तरफ से प्रोवाइडेड हैं। अब इसका आंसर जो है उसको भी देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम में क्या है और सैम्पल आंसर क्या है। अच्छा जी, इट टुक प्लेस इन 1831, सैयद अहमद रेली वाज किल्ड अलॉन्ग विद शाह इस्माइल हिज कमांडर, यहाँ पे यू विल गेट 1 मार्क। सैयद अहमद होप टू लिबरेट कश्मीर एंड हज़ारा एंड बालाकोट वाज थॉट टू बी अ सेफ एज प्रोटेक्टेड ऑन 3 साइड्स बाय माउंटेन, 1 मार्क। और ये 2 और स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी अगर आप ऐड करते हैं तो 3 इवेंचुअली विल गेट 4 मार्क्स। वो फैक्ट्स जो है आपके 4 फैक्चुअल होने चाहिए और दिस इज़ व्हाट इट कुड बी, जैसा मैंने अभी टिप्स दी हैं आपको। अब इसका जो कैम्ब्रिज का एक सैम्पल आंसर है वो भी देख लेते हैं जिसमें कैम्ब्रिज ने 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स टोटली हमें दिए। नाउ दिस इज़ अ सैम्पल आंसर, आई होप कि ये सैम्पल आंसर आपको हेल्प आउट करेगा अपने क्वेश्चन को डेवलप करने में। आपको ज़रा समझ आ जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एक एग्ज़ामिनर ने चेक किया हुआ है और किस तरह से जो एक आपका जो एक कैंडिडेट है उसने किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है, क्या वर्डिक्ट है, क्या एक्सप्रेशन है। ये इसको सर्कल करके किल्ड को मैंने ही मार्टियर लिखा हुआ है यहाँ पे बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज बीइंग फॉर द मुस्लिम्स, तो वो यूज़ अ वर्ड मार्टियर। तो दिस इज़ अ 4 आउट ऑफ 4 मार्क क्वेश्चन। तो ये आपको एक बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दे देता है कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ये देखें कटिंग भी है उसके अंदर बट उसके किसी किस्म के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ बी पार्ट विच इज़ ऑफ 7 मार्क्स। उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, एक्सप्लेन वाई हाजी शरीयतुल्लाह वाज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। अच्छा, अब यूजुअली जो है वो गाइड ये किया जाता है कि 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए वी हैव टू राइट 3 पैराग्राफ्स विच शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड एंड डेवलप्ड, और उसमें प्रॉपर कॉज और इफेक्ट्स के साथ आपने मेंशन करना है आंसर। बिल्कुल ऐसा ही है, आप अपने 7 मार्क्स के लिए जो है वो 3 पैराग्राफ्स को डेवलप करते हो। मैं कैम्ब्रिज की स्टेटमेंट भी बता देता हूँ। 1 explanation would be awarded 5 marks, a second one would be awarded 6 marks and the third one would be awarded 7 marks। शायद बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते कि अगर आप 7 मार्क के क्वेश्चन में एक पैराग्राफ जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हो, उसमें प्रॉपरली आप उसको डेवलप करते हो, कॉज और इफेक्ट के साथ उसको एक्सप्लेन करते हो, तो आपको कैम्ब्रिज 5 मार्क्स देता है। उसके बाद जब आप सेकंड पैराग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करते हो तो देन यू विल गेट 6 और थर्ड पे यू विल गेट 7। इट मीन्स कि 1 मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं फर्दर विद फर्दर क्वेश्चंस। अब उसमें आप जो है आप पैराग्राफ को एक और आइडेंटिफाइड रीज़न के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर एक कॉन्टीन्यूड आर्गूमेंट भी दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मेंशन किया है एक रीज़न और उसकी आपने एक्सप्लेनेशन दी है यू विल गेट 5 मार्क्स, एक और सेकंड रीज़न आपने मेंशन की है और उसकी एक्सप्लेनेशन आपने दी है देन यू गॉट 6 मार्क्स एंड देन द थर्ड आइडेंटिफाइड रीज़न विद एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने एक ही आइडेंटिफाइड रीज़न को कॉन्टीन्यूड आर्ग्यूमेंट में रखा है इवन देन यू विल गेट द 6 मार्क्स। इसका भी सैम्पल आंसर यहाँ पे गिवन है, उसको भी हम देखेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, तो उसकी भी मैं टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि लेवल कैसे आप अचीव करते हैं।
इफ़ वन फैक्टर इज़ आइडेंटिफाइड और डिस्क्राइब्ड यू विल गेट 2 मार्क्स, राइट। अगर आपने एक फैक्टर आइडेंटिफाई किया है, उसको सिर्फ डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल के साथ, तो यू विल ओनली गेट 2 मार्क्स। इफ़ यू हैव डिस्क्राइब्ड if you identified 2 factors and you described it, then you will get 3 marks। अगर सिर्फ आपने 2 फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन खाली की है या फिर उनको डिस्क्राइब किया, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो आपको 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं या फिर डिस्क्राइब किए हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशंस दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी छोटी छोटी दे रहे हैं, लेकिन आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि हाजी शरीयतुल्लाह वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर तो रिवाइवल ऑफ इस्लाम के अंदर, तो उनके जो रिवाइवल ऑफ इस्लाम के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उनको सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक आइडेंटिफाई किया तो 2 मार्क्स, 2 की हैं तो 3 और 3 किए हैं तो 4। इससे ज़्यादा मार्क्स फिर अवॉर्डेड नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने मार्क्स गेन करने हैं तो आपको फिर प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपने एक रीज़न आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन दी है, देन यू विल अचीव 5 मार्क्स, वो जैसा मैंने ऊपर अभी बताया। तो ये उसका एक सैम्पल आंसर है। अब यहाँ पे इस सैम्पल आंसर के अंदर ना कैम्ब्रिज ने बेसिकली 6 मार्क्स दिए हैं, 7 नहीं दिए हुए, 6 आउट ऑफ 7 दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर उसका एक पैराग्राफ अभी मिसिंग है, तो उसको देख लेते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ कि वो और क्या यहाँ पे ऐड कर सकता है 7 मार्क्स अचीव करने के लिए। जिसका पहला पैराग्राफ उसने लिखा हुआ है कि हाजी शरीयतुल्लाह बिलीव्ड दैट द वे टू फिक्स दिस वाज टू मेक मुस्लिम्स फोकस ऑन देयर फर्द ड्यूटीज़। अब ये है आइडेंटिफिकेशन, यहाँ तक जो उसने अब मेंशन किया ना, इसको मैं पॉइंट आउट भी कर देता हूँ साथ साथ। अब यहाँ तक उसने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। बिकॉज दे वर नॉट रियली प्रोटेक्टिंग देयर फेथ प्रॉपरली, ये उसने साथ रीज़न बता दी, ठीक है। ड्यू टू अप्रेसिव रूलर्स, अब हमें पता है वहाँ पे वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की वजह से, ये उसने साथ रीज़न मेंशन कर दी। एंड बैन ऑन अजान एट्सेट्रा। दस, अब ये जो 10 है ये उसका फर्दर फिर इफेक्ट बता रहा है कि हाजी शरीयतुल्लाह स्टार्टेड द फराइजी मूवमेंट एंड फोकस्ड ऑन द फर्द प्रेयर। अब ये उसने सिर्फ आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब नहीं किया, उसने प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया है कॉज और इफेक्ट के साथ कि क्या चीज़ थी, आइडेंटिफाई की, उसकी डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन उसने डिटेल के साथ दे दी। तो यहाँ पे ही अचीव्ड 5, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसे लिखा है कि दिस वाज अ सक्सेसफुल मूवमेंट बिकॉज इट हेल्प्ड मुस्लिम्स यूनाइट। अब ये जो वर्ड है बिकॉज, इट इज़ गिविंग, इट इज़ बीन गिवन ओवर देयर बिकॉज उसमें वो बता रहा है कि इसका फिर फर्दर इफेक्ट क्या आया। ये मूवमेंट सक्सेसफुल उसने बताई है कि क्यों थी, क्योंकि इसकी वजह से मुस्लिम्स जो थे दे बिकम यूनाइटेड, एक तो उसने ये मेंशन किया, एंड दे रियलाइज दैट दे वर नॉट प्रॉपरली प्रैक्टिसिंग देयर फेथ। और उनको ये रियलाइजेशन हुई कि वो जो फ़राइज़ थे अपने वो पूरे तरीके से वो अदा नहीं कर रहे। सो दिस मूवमेंट वाज कंटिन्यूड आफ्टर हिज डेथ। अब ये उसके बाद भी जारी रही, उसके बेटे जो है वो दादू मियाँ ने इसको कंटिन्यू किया था। बट एंग्री हिंदूज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, उनके साथ भी इवेंचुअली फिर क्या हुआ, और ही ऑल्सो वाज अनेबल टू कंटिन्यू इट फर्दर। उनको भी हमें पता है कि हमने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम। हाउएवर हाजी शरीयतुल्लाह एफर्ट्स वाज सीन बिकॉज इट ओपनड द आइज ऑफ द मुस्लिम्स। अनदर इफेक्ट उन्होंने बता दिया है कि इसका फिर और क्या इफेक्ट आगे से आया था। तो यहाँ पे उसने इवेंचुअली 6 मार्क्स जो है वो कैंडिडेट को दिए हैं। अच्छा, अब इसके हमने अगर जो है वो 7 मार्क्स गेन करने के लिए जाना है तो हमें फिर एक और रीज़न आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ जो मेंशन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ही आस्क्ड द मुस्लिम्स टू फाइट फॉर देयर राइट्स, ठीक है। जिस तरह से वो जो पेजेंट्स थे उनको हाजी शरीयतुल्लाह ने कहा था कि वो अपने जो है ना वो राइट्स के लिए अपनी वॉइस रेस करें। मतलब राइट्स क्या थे उनके, कि एक तो दे वर बीइंग आस्क्ड टू पे टैक्सेस, ठीक है। तो वो टैक्सेस पे करने के लिए उनको कहा जा रहा था, विच वाज बेसिकली नॉट ईजियर फॉर द पीजेंट्स टू प्रोवाइड। सो उसके लिए उनको चाहिए था कि वो आवाज़ उठाएं। सो मेनली जो हाजी शरीयतुल्लाह थे, ही वाज क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द पीजेंट्स, अमंग मुस्लिम्स ऑफ, और हमें पता है कि वो यूजली उनकी जो मूवमेंट थी वो ईस्ट बंगाल के लिए थी। तो अवेयरनेस जनरेट उन्होंने की थी, जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली क्या हुआ था कि ही वाज बीन एक्साइल्ड, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, राइट, एंड ही डाइड लेटर ओवर देयर। तो हम अगर ये चीज़ ऐड कर लेते हैं तो इवेंचुअली वी विल रीच टू द 7 मार्क्स, अगर हम एक और आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर दे देते हैं। तो ये सैम्पल आंसर किस तरह से लिखा गया है इसको भी ज़रा गौर से देखें। मैंने कोशिश करके तो उसको आइडेंटिफाई किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो
आप लिखते हुए जिसको आपने जो कीवर्ड्स हैं उसको आपने जो है वो माइंड में रखना है। लास्ट है जी हमारा सी पार्ट विच इज़ अ 14 मार्क क्वेश्चन। आई नो दैट कि 14 और 10 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं उनको शायद एक स्लाइड के अंदर जस्टिफाई करना इज़ नॉट इजी, तो मे बी मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़े जिसके अंदर मैं 14 मार्क्स या 10 मार्क्स को ज़रा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूं, बिकॉज इसमें कोई एक तरह का क्वेश्चन नहीं होता, इसमें बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं उनकी डिमांड्स वेरी कर जाती है और बहुत सी क्यूरीज भी बच्चों की सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर आती है। बट चलें, आई ट्राई एंड जस्टिफाई एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैम्ब्रिज, उसको कोशिश करूँगा कि इस स्लाइड के अंदर मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। पहले देख लेते हैं कि आपको जो है वो कैम्ब्रिज क्या रिक्वायर्ड है, उसको कैम्ब्रिज की क्या रिक्वायरमेंट है और उसको फिर आसान अल्फाज के अंदर ज़रा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का। इसकी एक रीज़न उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है कि फॉर अ पोलिटिकल पार्टी टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम कम्युनिटी, दे वांटेड अ पोलिटिकल पार्टी ताकि मुस्लिम्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। एक रीज़न उन्होंने ऑलरेडी दे दी है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की। अच्छा, अब होता ये है कि जी हमारे जो 14 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कई टीचर्स आपको बताएंगे कि इतने पैराग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं, इतने पैराग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं। हम बेहतर है कि हम वर्ड यूज़ करें आर्ग्यूमेंट्स का। कैम्ब्रिज जो है वो आपसे डिमांड करता है टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है। आपने टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। 4 to 5 आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट आपको रिक्वायर्ड होते हैं और उसके अलावा एक जो आपको रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर एनालिसिस का। मैं थोड़ा आसान क्वेश्चन के साथ भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब कैम्ब्रिज यहाँ पे कह रहा है द क्वेश्चन आस्क्ड कैंडिडेट टू कंसिडर हाउ फार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज क्रिएटेड बिकॉज मुस्लिम कम्युनिटी नीडेड अ पॉलिटिकल बॉडी। ये उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ, एंड हाउ फार अदर रीज़न एग्जिस्टेड एक्सप्लेन। इसका मतलब है कि एक रीज़न एक्सप्लेन्ड जो है उसने ऑलरेडी आपको आइडेंटिफाई तो कर दी है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है और उसके अलावा आपने जो है आगे बताना है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अब वो भी बताते हैं कि क्या है। जैसे कि अगर आप एग्री करते हैं इसी रीज़न के साथ कि जी पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड थी टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम कम्युनिटी, तो इसकी अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं और इसको आप अपनी मेजर रीज़न बनाते हैं तो यहाँ पे आपका एक आर्ग्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आपको मेजर आर्ग्यूमेंट के अलावा आपको बाकी काउंटर आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। ये आपको तकरीबन हर किस्म के क्वेश्चन में मिल जाएगा। कोई भी मार्किंग स्कीम आप निकालेंगे तो उसमें लिखा होगा कि मेन आर्ग्यूमेंट, मेन मतलब मे एग्री यानी कि मेजर रीज़न, इससे आप एग्री कर सकते हैं, और दीज आर द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मतलब अदर आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अगर ये आर्ग्यूमेंट बनता है तो रिमेनिंग 3 और आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, जैसे ग्रोथ इन हिंदू एक्सट्रीमिज़म की वजह से आईएनसी को काउंटर करने के लिए था, या शिमला डेपुटेशन की जो इंपॉर्टेंस थी मुसलमानों का इकट्ठा होकर जाना और कंसेशन मिल जाना, या फिर लेबर पार्टी का इलेक्शंस अनाउंस करना, उसके लिए इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पेश आना, तो ये आपके आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं। अच्छा, अब इसमें मार्किंग कुछ इस तरह से होती है कि इसमें आपने जो लेवल अचीव करना होता है उसमें एक लेवल होता है जिसमें आपके मार्क्स होते हैं 7, 8 और 9, ठीक है, और एक लेवल होता है जिसमें आपके मार्क्स होते हैं 10, 11 एंड 12 तक, ठीक है, और रिमेनिंग जो 2 मार्क्स होते हैं वो आपके एनालिसिस के होते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे गिवन है। अच्छा, अब होता ही है कि अगर आपने एक रीज़न जो है उसको मेजर रीज़न को एक्सप्लेन कर दिया आपने डिटेल के साथ, आपने फैक्चुअल एनालिसिस दिया, उसका फैक्चुअल कॉज एंड इफेक्ट्स के साथ उसको आपने बताया, तो उस पर आपको लेवल के 7 मार्क्स पे कैम्ब्रिज ले जाएगा, राइट। अब चलें इसकी एक ईजी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है शाह वलीउल्लाह का, राइट, आपने शाह वलीउल्लाह का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, उसके अंदर कई उनकी वर्किंग थी, जैसे ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, उसके अलावा बुक्स उन्होंने मेंशन की थी, लेटर्स टू एम्परर्स, ये सारा उसके अंदर आ रहा था। अच्छा, अगर आप उसमें ये मेंशन करते हैं कि जी शाह वलीउल्लाह की जो उनके रिवाइवल की जो थी उसमें अगर आप ट्रांसलेशन ऑफ कुरान को अगर मेंशन करते हैं तो वो आपको 7 मार्क्स पे ले जाएगा। ज़ाहिर बात है वो शाह वलीउल्लाह के साथ और भी कई रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, जैसे हाजी शरीतुल्लाह थे और अहमद शहीद बरेलवी थे, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ठीक है। अब इन तीनों का क्वेश्चन एक आया हुआ रिलीजियस रिफॉर्मर्स के अंदर। अब अगर आप शाह वलीउल्लाह का जो है वो पैराग्राफ इनिशिएट करते हैं मेजर रीज़न के तौर पे कि वो उनका रिवाइवल जो था इस्लाम के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, तो अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन ऑफ कुरान को मेंशन करते हैं, ठीक है, अब एक वर्किंग आपने डिफ़ाइन की तो कैंडिडेट को 7 मार्क्स यानी कि इस लेवल पे ले आया जाएगा, उस लेवल के 7 मार्क्स पे।
अगर आप शाह वलीउल्लाह का ही दूसरा जो है वो वर्क डिफ़ाइन करते हैं, जैसे आप 51 बुक्स के बारे में मेंशन करते हैं, तो इसका मतलब है अभी भी आप सिमिलर आर्ग्यूमेंट के ऊपर हैं, अभी भी आपने किसी काउंटर आर्ग्यूमेंट को टच नहीं किया, तो यू विल गेट द 8 मार्क्स ऑफ द सेम लेवल। अगर इसी का आप थर्ड पॉइंट मेंशन करते हैं, लेटर्स टू एम्परर्स, राइट, सो यू विल अचीव द 9 मार्क्स ऑफ द सिमिलर लेवल। आपको वो नेक्स्ट लेवल पे तब तक नहीं लेकर जाएगा जब तक आप अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट को अप्रोच नहीं करते, और यहाँ पे ये है आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट, हाजी शरीतुल्लाह और जामा शरीफ। अगर आप इन दोनों में से किसी एक का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देते हैं तो इवेंचुअली वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप शाह वलीउल्लाह का एक मेंशन करते हैं 7 या 8 मार्क्स के लिए, और अगर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट पे जाते हैं तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं 10, 11 और 12 की। सिमिलरली अगर हम अपने सेम क्वेश्चन को देखें तो अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं तो वो आपको इस लेवल पे रखेगा, 7, 8 और 9 के दरमियान वो आपको मार्क्स देगा। अगर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट पे जाएंगे, अगर आपने फुल मार्क्स गेन करने हैं 9, तो ऑब्वियसली आपको वो पूरी डिटेल देनी पड़ेगी एक्सप्लेनेशन, कॉज और इफेक्ट्स के साथ। जैसे ही आप काउंटर आर्ग्यूमेंट में जाएंगे वो आपको यहाँ ले जाएगा, दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट आप देंगे तो यहाँ, और तीसरे काउंटर आर्ग्यूमेंट पे वो आपको 12 पे ले जाएगा। और उसके बाद जब आप एनालिसिस देंगे तो 2 मार्क्स आपको एनालिसिस के मिल जाएंगे। अब ऑब्वियसली एनालिसिस के अंदर भी आपने कोशिश करके डबल इम्पैक्ट देना है, सिंगल इम्पैक्ट नहीं देना। और दूसरी बात, आपने एनालिसिस के अंदर रेपिटेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं देने, आपने उसके अंदर एक फैक्चुअल एनालिसिस देना है जो कि आपकी मेजर रीज़न का होगा। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी वुड बी योर एनालिसिस, और ये काउंटर आर्ग्यूमेंट ज़रूरी नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप इनमें से भी किसी का एनालिसिस देना चाहें तो दें, बट वो फैक्चुअल होना चाहिए। बट जो चीज़ आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट शुड नॉट बी स्किप्ड। अच्छा, इसी का जो है वो सैम्पल आंसर भी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि एक कैम्ब्रिज के कैंडिडेट का ही है। आई नो ये राइटिंग जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो मेरे जो है वो हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, कंप्लीट हैंडआउट्स सिलेबस के अवेलेबल हैं, मार्किंग स्कीम के साथ भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा 2 बुकलेट्स हैं, दोनों अवेलेबल हैं, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में इसको मेंशन किया है। आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्यूरीज़ कर सकते हैं, मेरे नंबर पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प रिक्वायर्ड है सिलेबस कंटेंट के हवाले से। बिकॉज एज यू पीपल नो दैट कि रिसेंटली जो है वो नाजिल कैली की बुक को भी बैन कर दिया गया है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इसको अनाउंस किया है। तो मैंने अपने बुकलेट्स कंप्लीट बनाए हुए हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है डिटेल के साथ, तो यू कैन अप्रोच मी एंड आई कैन प्रोवाइड यू दैट एज़ वेल। अगर ये क्वेश्चन आपको रीड आउट हो रहा है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, अगर नहीं तो जो है वो कोशिश करें कि थोड़ा पढ़ के देख लें। ये उसका एनालिसिस है आगे, जिसके अंदर मैं बता दूं कि यहाँ तक उसने आपको जो है वो 12 मार्क्स अवार्ड किए हैं उस कैंडिडेट को, और यहाँ पे उसने एनालिसिस में इसको 2 में से 1 मार्क दिए हैं। इसका मतलब इन टोटल उसने जो है वो 13 मार्क्स अवार्ड किए हैं। और हमें ये कहा गया है कि किस तरह से हम मज़ीद इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो हम लोग 14 मार्क्स गेन करने के लिए ये पॉइंट्स हैं जो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रिटिश एज़ वेल, कि ब्रिटिश का पर्सपेक्टिव क्या था। उसके अलावा कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटेन एंड सब कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, या इलेक्शंस ऑफ 1945 और पाकिस्तान मूवमेंट का जिक्र कर सकते हैं। तो दिस हाउ वी कैन टेक 2 मार्क्स इन द एनालिसिस एज़ वेल अदर वन। तो इस तरह से आपको कंप्लीट 14 मार्क्स आपके मिल सकते हैं। अच्छा जी, ये थी हमारी फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो। आई होप कि जो स्टूडेंट्स या टीचर्स इसको देखेंगे या देख रहे हैं उनको जो है वो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी। आई नो कि कई लूप होल्स शायद इसमें निकल आएँ, हमेशा एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है, ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए आई विल ट्राई टू ओवरकम नेक्स्ट टाइम। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर इसको मेंशन करें, जो भी आपको जो है वो सजेशंस देने हैं या कोई भी क्यूरीज़ है आपकी, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल एड्रेस दैट।